नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कास्टिंग की पार्ट को शुरू कर चुके हैं। हम बात की थी, हमने डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कास्टिंग डिस्कशन की थी, हमने पैटर्न की और पैटर्न अलाउंसेस की। लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हम लोग मोल्डिंग सैंड के प्रॉपर्टीज के बारे में और उसकी कॉम्पोजिशंस को डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक गेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि गेटिंग डिजाइन, गेटिंग सिस्टम है क्या चीज। अब आपको एक मोल्ड कैविटी क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। आपने मोल्डिंग सैंड की कॉम्पोजिशन समझ ली है अभी तक। अब उस पैटर्न को यूज करके आपको उस पैसेज और उस पाथ को क्रिएट करना है जिसकी हेल्प से आप अपने मोल्ड कैविटी तक मोल्टेन मेटल को पहुंचाएंगे और फाइनल कास्टिंग को ऑब्टेन करेंगे। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए डिफाइन किया जाता है गेटिंग सिस्टम। जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि गेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने की ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग डिजाइन। आप जो गेटिंग डिजाइन बना रहे हैं उसमें आप ये चाहेंगे कि आपकी जो पोरिंग आपने जो की है, पोरिंग के बाद आपकी मोल्ड कैविटी जितनी जल्दी हो सके ऑप्टिमम वेलोसिटी से फिल हो जाए, क्योंकि टाइम के साथ आपकी मोल्टेन मेटल टेम्परेचर लूज कर रही है, हीट लूज कर रही है। तो आप पहली ऑब्जेक्टिव होगी आपकी कि आप चाहेंगे कि ऑप्टिमम वेलोसिटी के साथ आपकी मोल्ड कैविटी फिल हो जाए। आप चाहेंगे कि टाइम जो हो वो मिनिमम हो या ऑप्टिमम हो, ठीक है। आप ये चाहेंगे कि आपके मोल्ड कैविटी में जब मोल्टेन मेटल पहुंचे तो ना उसमें कोई टर्बुलेंस हो, ना ही कोई एस्पायरेशन इफेक्ट हो, ना ही कोई स्प्लैशिंग हो। क्योंकि अगर स्प्लैशिंग और टर्बुलेंस होगी तो इरोजन माइट बी काउज्ड। एयर एस्पायरेशन इफेक्ट एक अलग इफेक्ट है, जहां मोल्टेन मेटल एयर को शक कर लेता है और एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करता है। तो एयर एस्पायरेशन इफेक्ट हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इसके बाद अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी ये समझिए कि एस्पायरेशन इफेक्ट की प्रेजेंस आपके मोल्टेन मेटल के साथ नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका मोल्टेन मेटल एटमॉस्फेरिक गैस के साथ रिएक्ट ना करे, एयर को एटमॉस्फेयर से शक ना करे अपने मोल्ड कैविटी में। आप चाहेंगे कि आप जो कास्टिंग कर रहे हैं उसकी यील्ड मैक्सिमम हो। मतलब यील्ड को डिफाइन किया जाता है बाय द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस गेटिंग सिस्टम। आपने क्या करना है, आपकी फाइनल प्रोडक्ट ये है, ये एक्स्ट्रा है और ये पार्ट एक्स्ट्रा है। तो ये जो गेटिंग सिस्टम और ये राइजर की जो पार्ट है ये तो आप रिमूव कर देंगे। तो फाइनल कास्टिंग जो है आपकी वो उसकी रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द वॉल्यूम ऑफ गेटिंग सिस्टम एंड राइजर आप डिफाइन करते हैं इस रेशियो को एज अ कास्टिंग यील्ड। कास्टिंग यील्ड अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% ऑब्टेन की जा सकती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी गेटिंग डिजाइन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली पार्ट आपको क्या करना है, आपको अपने मोल्टेन मेटल को पोर करना है। आप क्या करेंगे, एक पोरिंग बेसिन बनाएंगे जिसमें आप अपने मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे। पोरिंग बेसिन बनाने की वजह यह है कि जब आप पोरिंग बेसिन में अपने मोल्टेन मेटल को डालेंगे, पोर करेंगे, तो टर्बुलेंस, चूंकि ये एक पैराबोलिक शेप की होगी, थोड़ी कैविटी होगी, थोड़ी डेप्थ होगी, तो यहाँ आपकी मोल्टेन मेटल क्या होगी, सेटल डाउन कर जाएगी, थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी, थोड़ी टर्बुलेंस इसकी कम हो जाएगी। अगर बात करें पोरिंग बेसिन के डायमेंशन की तो अप्रोक्सीमेटली इसकी डेप्थ होती है 2.5 ऑफ डायमीटर। बी जो है वो इस पॉइंट का डायमीटर है, ठीक है। अपर पॉइंट, अपर एंड ऑफ द स्क्रू का डायमीटर है, ठीक है। अब यहाँ एक छोटी सी कर्व बनाते हैं टू क्रिएट अ वेल इन दिस पोरिंग बेसिन। अगर इसकी बात करें तो इसकी डायमेंशन अप्रोक्सीमेटली 2.5 आर होती है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर है। आपने क्या किया, आपने मोल्टेन मेटल को पोर कर दिया अपने पोरिंग बेसिन में, ठीक है।
जब भी आप किसी चीज की डिजाइन करेंगे, यू विल प्रिपेयर फॉर द बेस्ट बट यू विल बी रेडी फॉर द वर्स्ट कंडीशन ऑल्सो। मतलब आपने जब यहाँ पोरिंग बेसिन में मेटल को पोर किया तो आपकी इच्छा क्या थी? आपकी इच्छा थी कि कोई इरोजन ना हो, बट स्टिल अगर कुछ इरोजन हो जाती है तो ये इस वेल में सेटल डाउन कर जाएगी। इन केस नॉट, अगर ये सेटल डाउन नहीं करती है तो आपने लगा दिया है यहाँ पे एक सिरेमिक फिल्टर, जिसे हम लोग स्ट्रेनर भी कहते हैं। तो ये जो इंक्लूजन्स हैं, जो सैंड पार्टिकल्स हैं जो इरोड हो चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ स्टिक हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। इन केस इफ नॉट, तो हमने आगे भी ऑप्शंस बना रखे हैं। आइए यहाँ से मोल्डिंग में पोरिंग बेसिन से आपकी जो मोल्टेन मेटल होगी वो स्ट्रेनर के थ्रू फ्लो करेगी इस वर्टिकल पैसेज में, जिसे आप स्क्रू कहते हैं। इस स्क्रू में अपर जो एंड होगी उसकी डायमीटर कैपिटल डी से डिफाइन की जाती है और लोअर की स्मॉलर डी से डिफाइन की जाती है। उम्मीद है चीजें क्लियर है यहाँ तक आपको। अब देखिए, फिर हमने तैयारी तो की है बेस्ट कंडीशन की, बट वी आर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमने बनाया है यहाँ पे स्क्रू वेल, जिसको कभी कभी स्प्लैश कोर के भी नाम से डिफाइन किया जाता है। अब ये बेसिकली है क्या? मोल्टेन मेटल यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, मोल्टेन मेटल नीचे आ रही है, मोल्टेन मेटल नीचे आ रही है और मोल्टेन मेटल के साथ इफ देयर इज सम सैंड मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड इनसाइड इट, तो मोल्टेन मेटल क्या आएगी? यहाँ आएगी, यहाँ डिपोजिट होगी। मोल्टेन मेटल पहले यहाँ डिपोजिट होगी, फिर जब ये स्क्रू वेल फिल हो जाएगा तो मोल्टेन मेटल इस तरफ मूव करनी स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ पे मोल्टेन मेटल फिल हो रही है, यहाँ ये स्क्रू वेल फिल अप हो रहा है, तो डेंसिटी ऑफ जो सैंड मॉलिक्यूल्स है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ भी है कि आपकी जो सैंड मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ सेटल डाउन कर जाए, यहाँ ट्रैप हो जाए। ठीक है, इफ केस अगर नहीं होती है तो इसके लिए हमने नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ एक वेना कॉन्ट्रैक्टा क्रिएट किया है। वेना कॉन्ट्रैक्टा बेसिकली एक लोअर क्रॉस सेक्शन का पार्ट होता है, एक हायर क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप के अंदर। ठीक है, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल पैसेज यहाँ क्रिएट किया विच इज कनेक्टेड टू द स्क्रू वेल। अब मोल्टेन मेटल यहाँ फिल होने स्टार्ट हो, इस पैसेज के थ्रू फिल होने मूव करनी स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे ही मोल्टेन मेटल इस पैसेज के थ्रू पास होने स्टार्ट होगी, तो अगर आपके कोई सैंड पार्टिकल्स ऐसा रह गया जो इस मोल्टेन मेटल के साथ यहाँ तक आ गया, तो भी ये डेंसिटी, हायर डेंसिटी की वजह से लोअर हाइट पे मूव करेगा इस लिक्विड के साथ, और इसकी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ ये ट्रैप हो जाए। इस वेना कॉन्ट्रैक्टा पे आपका इंक्लूजन का पार्टिकल ट्रैप हो जाए, इंक्लूजन के पार्टिकल यहाँ ट्रैप हो जाए। मोल्टेन मेटल आपकी यहाँ से आगे फ्लो होनी स्टार्ट होगी। यहाँ जब आगे आपकी मोल्टेन मेटल आएगी तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है एक स्किन बॉब। इन केस अभी भी अगर कोई इम्प्योरिटीज रह गई आपके मोल्टेन मेटल के साथ जो मूव कर रही है, तो जैसे ही मोल्टेन मेटल यहाँ आएगी, पहले ये पार्ट फिल होगा तो एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ आपके इंक्लूजन पार्टिकल सेटल डाउन कर जाए। फिर इसके बाद मोल्टेन मेटल मूव करेगी और इस पॉइंट को, जो ये एंट्री पॉइंट है, इसे हमने डिफाइन किया है बाय द नेम ऑफ गेट। बट ये जो हॉरिजॉन्टल पैसेज है इसे हमने डिफाइन किया है बाय द नेम ऑफ रनर। इसे रनर कहते हैं। अगर रनर की शेप की बात करें तो रनर की शेप जो होती है वो ट्रेपेजॉइडल होती है। ट्रेपेजॉइडल बनाने की वजह ये है कि ट्रेपेजॉइडल होने की वजह से इसमें जो टर्बुलेंस होती है, जो लिक्विड आ रही है, उसमें अगर कोई टर्बुलेंस है तो टर्बुलेंस उसकी कम हो जाएगी और डिस्चार्ज जो है वो थोड़ा यूनिफॉर्म हो जाएगा, डिस्चार्ज लॉस कम हो जाएगी। उम्मीद है चीजें क्लियर हैं आपको। और यहाँ से आपकी मोल्टेन मेटल आपके मोल्ड कैविटी में फिल होनी स्टार्ट होगी। ये धीरे धीरे लेयर ऊपर जाएगा और ये फिर राइजर में आपका मोल्टेन मेटल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जिस टाइम आपका मोल्टेन मेटल राइजर में दिखना स्टार्ट हो गया, उस टाइम आप ये समझ लेंगे कि आपकी मोल्ड कैविटी फिल हो चुकी है
और आप अपनी बोरिंग अब बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। एक छोटी सी पॉइंट है रिगार्डिंग द स्क्रू, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज को डिफाइन किया जाता है एरिया इनटू वेलोसिटी। उम्मीद है ये बात छोटी सी है और आपको क्लियर होगी। ठीक है, स्क्रू की बात हम अगर करें, स्क्रू की बात अगर करें तो एरिया इनटू वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्चार्ज। अब देखिए यहाँ आपकी डायमीटर डी है और यहाँ डायमीटर स्मॉल डी है। ठीक है, अगर इसकी भी एक वजह है, वजह ये है, चलिए पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ रही है, आपने जो मोल्टेन मेटल यहाँ पोर किया, तो मोल्टेन मेटल मान लीजिए इस पॉइंट पर V1 है। इस पॉइंट पर मोल्टेन मेटल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, V1 है। ठीक है, जैसे ही ये मोल्टेन मेटल इस पॉइंट से नीचे की ओर मूव करेगी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी V2, अगर इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी है, अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी V2 है, तो आप ये कह सकते हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1 अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी V2 इज ग्रेटर देन V1। उम्मीद है ये बात आप समझ रहे हैं। अगर आपकी वेलोसिटी एट पॉइंट 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट 1, तो आप ये चाहेंगे कि आपकी डिस्चार्ज यहाँ कुछ और यहाँ कुछ हो, क्योंकि डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखनी है आपको। डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखने के लिए तो कीप डिस्चार्ज कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपने क्या किया, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इज टू V2 आपकी रिक्वायरमेंट है, और आप देख रहे हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1, मतलब सिंस V2 is greater than V1 implies that A2 should be less than A1 to keep the discharge constant. To keep the discharge constant. इसीलिए इसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप नहीं है, टैपर्ड सिलेंड्रिकल शेप है। एक छोटी सी डिस्कशन यहाँ और रह गई, क्या रह गई, आइए समझने की कोशिश करते हैं। डिस्चार्ज से रिलेटेड इस स्क्रू के शेप के बारे में। ठीक है, अगर आप बात करें स्क्रू के शेप के बारे में, तो इस बात को क्या आप अगर बात करें यहाँ स्क्रू के शेप के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि A1 by A2, A1 by A2, A1 by A1 by A2 should be equal to V2 by V1, V2 by V1। अब V2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, V2 की वैल्यू होगी जो ये हाइट है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो हाइट है h2, आप ये कह सकते हैं कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हाइट की वजह से चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, मतलब काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, and V2 will be equal to root under 2gh2। आप कह सकते हैं, उम्मीद है चीजें क्लियर होंगी। अगर पॉइंट 1 पे बात करें और इसकी हाइट h1 है, तो आप ये कह सकते हैं कि V1 will be equal to root under 2gh1 because potential energy is changing to kinetic energy। मतलब आप यहां कह सकते हैं कि V2 is equal to root under 2gh2 और V1 is equal to 2gh1।
मतलब अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर H2 और H1 में रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें हम लोग, तो H2/H1 will be equal to A1/A2। मतलब इक्वेशन कुछ क्या आ रही है, y is equal to x, y is directly proportional to x square आप लिख सकते हैं, y is directly proportional to x square, मतलब पैराबोलिक शेप आ रही है। मतलब अगर बात करें आइडियल स्क्रू शेप की, तो आइडियल स्क्रू शेप क्या है, पैराबोलिक है, मतलब अगर ये आपने स्क्रू बना रखा है तो ये आइडियल पैराबोलिक शेप है, ये है आइडियल शेप, और आपने बनाया क्या है, एक्चुअल शेप, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर है। ये आइडियल शेप है पैराबोलिक चूंकि बनाना बहुत टफ है और इसे बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, इसलिए हम लोग टैपर्ड शेप को एज ए स्क्रू शेप कंसीडर करके अपने स्क्रू की डिजाइन करते हैं। उम्मीद है चीजें यहाँ तक क्लियर हैं। इसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम, और ठीक है, जो भी पार्ट रह गया उसकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है चीजें आपके लिए क्लियर है, चीजें आपको समझ आ रही है। अगर समझ आ रही हो, अगर पसंद आई, अगर समझ आ रही हो चीजें, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।